नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आप लोगों के बीच एक बार फिर कुछ मुद्दों को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आपने जो सवाल उठाए हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, उस कमेंट बॉक्स से मैंने आप लोगों के चुन चुन करके एक एक सवाल को स्टडी किया है, देखा है, समझा है और फिर आपके सामने उसे रखना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये पूछा है, ये कहा है कि क्या नरेंद्र मोदी आगे चुनाव लड़ेंगे? क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे वाले घोटाले से भी बच जाएंगे? यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले से भी नरेंद्र मोदी बचा लेंगे अपने आप को? क्या अगला चुनाव ईवीएम से होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर घोषित करेगी, उनके नाम पे चुनाव लड़ेगी, उनको आगे करके चुनाव लड़ेगी? ऐसे बहुत से सवाल लोग पूछे, इसीलिए मैंने आज इसी विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, पहली बात तो मोदी का टिकट कट चुका है। मोदी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। उसके कारण मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो किस हद तक सही होगा या किस हद तक लागू होगा, या आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल, पहली बात कि क्या नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, अगला चुनाव लड़ेंगे? 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे? तो मेरा जवाब है नहीं लड़ेंगे। मोदी का टिकट कट चुका है। कटा क्यों? यूं तो नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी और गुजराती माफिया, कुछ जो पूरे भारत के राजनीति को कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरे भारत को कंट्रोल करना चाहते हैं, माफिया की बात कर रहा हूं, कुछ माफिया की, सारे गुजरातियों की नहीं। तो जो करना चाहते हैं भारत की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल, उनमें और भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में ठन गई है। इसलिए मोदी का टिकट कटा। मोदी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मोदी पर अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि कानूनी लड़ाई, कानूनी दांवपेच में नरेंद्र मोदी का अगला चुनाव फंस चुका है। वो यूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो निर्णय दिया है, वो नरेंद्र मोदी को सीधे, नरेंद्र मोदी की राजनीति को और नरेंद्र मोदी को सीधे प्रभावित करता है। हालांकि गुजरात लॉबी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, उनके लिए बैटिंग कर रही है, उनके लिए लड़ रही है और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल कर रही है कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाया गया तो हम फंडिंग नहीं करेंगे, पैसे नहीं देंगे। लेकिन समस्या ही पैसे की हो गई है। नरेंद्र मोदी के लिए ब्लैक मनी यानी काला धन, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी पड़ गए, जिसके लिए अपने सारे वादे तोड़ दिए, जिसके लिए अपने रास्ते से भटक गए, अपने वादों से भटक गए, वही ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन चुका है। खेल ब्लैक मनी का था। नरेंद्र मोदी जब 2009 में चुनाव, 2004 में ही खुद अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करवाना चाहते थे। वाजपेयी पर उन्होंने पूरा दबाव डाला, आडवाणी पर पूरा दबाव डाला, आडवाणी नहीं माने और खुद को आगे करके चुनाव लड़ा।
नरेंद्र मोदी ने कोई साथ नहीं दिया, यहां तक कि कोई रैली भी नहीं की। गुजरात में भी सीधे तरह से उन्होंने प्रचार नहीं किया। एकमात्र एक रैली अडवाणी के लिए की थी नरेंद्र मोदी ने 2004 के चुनाव में, वो भी हिमाचल प्रदेश में, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। कहने का अर्थ यह है कि उस समय भी नरेंद्र मोदी ये चाहते थे 2004 में ही कि उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, वो चुनाव लड़ें, प्रधानमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं माने, अटल बिहारी भी नहीं माने। वैसे बहुत से आरोप थे नरेंद्र मोदी पर, उन पर बात नहीं करेंगे। लेकिन बात यह कि सिर्फ एक शर्त पर कि मैं फंड तभी लाऊंगा या मैं फंड तभी दिलवाऊंगा या भारतीय जनता पार्टी को पैसे तभी मिलेंगे, दिलवाऊंगा, जब मुझे प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा। नरेंद्र मोदी पहले से ही गुजरात बेच करके पैसे इकट्ठा कर रहे थे, ब्लैक मनी मोबिलाइज कर रहे थे, और कुछ जगह उसका संग्रहण भी कर रहे थे, जैसे आरएसएस में रामदेव के साथ और राम रहीम के साथ, आसाराम के साथ, मुरारी बापू के साथ, जग्गी वासुदेव के साथ, श्री 120 के साथ, जो भी हैं, कौन से 20 हैं पता नहीं। तो सबके साथ सबको फंडिंग कर रहे थे और सबको तैयार कर रहे थे कि वो चुनाव में उनकी मदद करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सारे जिनका नाम लिया, ये इनकी सारी प्रॉपर्टी नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। एक को तो मैं पर्सनली जानता हूं, रामदेव की, यानी पतंजलि पूरी की पूरी 90%, 10% उसमें डोनेशन है आम आदमी का, 90%, 80 to 90% टोटल धन नरेंद्र मोदी की ब्लैक मनी है, जो गुजरात बेचकर उन्होंने कमाया और लगाया था, और वही बाद में उन्होंने चुनाव प्रचार में किया। आपको याद होगा कि सबसे पहले रामदेव ही पतंजलि से डिक्लेयर किए थे कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा तो मैं बीजेपी का साथ नहीं दूंगा। वैसे नरेंद्र मोदी चारों तरफ से बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाए 2004 में ही। हालांकि वो नहीं हुआ, इसीलिए चुनाव प्रचार नहीं किए, इसीलिए बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई, सरकार 5 साल और रही मनमोहन सिंह की। 2014 में पूरी तरह से पहले से तैयारी कर ली, खूब फंडिंग करवाई और कॉरपोरेट से खूब पैसे दिलवाए, बड़ी बड़ी रैलियां की। आपको पता है हजारों लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने खर्चा किया अपनी ब्रांडिंग में, जिसके कारण वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में भी डिक्लेयर हुए और देश में भी दुर्भाग्य से, देश के दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री चुन भी लिए गए। ठीक है, जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड कर दिया, और उस ब्लैक, जब उन्हें देखा कि एक ह्यूज अमाउंट 300-400 लाख करोड़ रुपया अगर ब्लैक मनी विदेशों में, देशों में है, तो उन्होंने सीधा निर्णय ले लिया कि इसे सरकार को न देकर, यानी सरकारी फंड में न ला करके अंडरग्राउंड तरीके से हम हिस्सेदारी लेकर काम करेंगे। और वही उन्होंने किया। सारे ब्लैक मनी होल्डरों से 50-50 लिया और विनोद अडानी जैसे लोगों के पास जमा करवाया विदेशों में, और वो फंड वहां एकत्रित करते रहे। प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हूं। देश के ऊपर कर्ज लादते रहे, कर्ज लेकर खर्च करते रहे, देश में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और दूसरे और तरीकों से गैस की सब्सिडी बंद की, खाद की सब्सिडी, जो भी कट कर सकते थे काटा, सारे इंस्टीट्यूशन को बेचा। सारे फंड के बावजूद, सभी गोलमाल के बावजूद भी नरेंद्र मोदी 150 लाख से ऊपर के का कर्जा भी ले चुके हैं। कहां किए, क्या खर्च किए पता नहीं। 70 साल में 50-55 लाख तक कर्ज पहुंचा था, नरेंद्र मोदी ने उसे 200 से लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया। ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी जो मोबिलाइज कर रहे थे, जो पैसे इकट्ठा कर रहे थे, वो कन्वर्ट कर रहे थे ब्लैक मनी में और विदेशों में ले जाकर जमा कर रहे थे। उसका कारण क्या था?
नरेंद्र मोदी ने इरादा बना लिया कि पूरे देश को उन्हें खरीदना है और पूरे देश पर पैसे के बल पे राज करना है। दुर्भाग्य से ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास उन्हें तब हो गया जब पहली बार वो पैसे के बल पे चुनाव जीत गए, ब्रांडिंग करके। हालांकि चुनाव में बहुत ज़्यादा कारण रहा कि उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर देश में जो दंगे करवाए, हिंदू मुसलमान को मरवाए, दोनों को जो भी किया, उसके अलावा फिर वो पूरी तरह से हावी हो गए। जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड किया, चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की, जिससे कि जो भी ब्लैक मनी है देश विदेश में उसे चुनावी चंदे के रूप में भारत में लाया जाए और उसका उपयोग किया जाए, देश को खरीदने में, अपनी पार्टी में भी देने में। पार्टी को दिया और पैसे मंगा करके वहां से फॉल्स कंपनियां बनाकर, सेल्स कंपनियां बनाकर, उसके जरिए जो पैसे आए उस पैसे से देश के इंस्टीट्यूशन को अडानी के जरिए खरीदवाया, अडानी को बेचा। भारत की में जो था इंस्टीट्यूशन के में पैसे थे वो भी अडानी को दे दिया, ब्लैक मनी लाकर भी अडानी को दिया। देश के सारे इंस्टीट्यूशन जो पीएसयू थे, जो सरकारी संस्थान थे, उसको तो बेचा ही बेचा। दूसरे प्राइवेट, बिजली में हो, चाहे कोयला में हो, चाहे पानी में हो, चाहे ऊर्जा में हो, चाहे रोड सड़क में हो, चाहे रेल में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, चाहे पोर्ट में हो, जहां भी जिन भी संस्था को पर उंगली अडानी ने रख दी, उसे नरेंद्र मोदी ने खरीद करके अडानी को सौंप दिया। ये सब कुछ अडानी और मोदी उसी ब्लैक मनी से कर रहे थे। अब कहते हैं ना कि मतलब अगर पानी में डूब करके पानी पिया जाए तो कभी ना कभी टिकना तो अटकता है, जो गले में जाकर अटक जाएगा फिर तो चिल्लाना ही पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी वही चिल्ला रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी लेके आए तभी से जो समझ रहे थे, मेरे जैसे लोग जो रिसर्च करते हैं, जो राजनीति का बारीकी से अध्ययन करते हैं, वो पहले से कह रहे थे कि ये एक ब्लैक मनी कन्वर्जन के लिए किया गया है। ब्लैक मनी कन्वर्जन के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। जीएसटी भी ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए, ब्लैक मनी को बाहर से अंदर लाने के लिए ही किया है। उस पर अगर जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर 2 शब्दों में बताएं तो ब्लैक मनी को कंपनियों के जरिए ला करके भारत में उसे अपने तरीके से खर्च करना। जैसे अगर उन्होंने एसीसी सीमेंट खरीदवाया, जीएमआर खरीदवाया, एयरपोर्ट खरीदवाए, ये सब सारे कंपनियों के, फॉल्स कंपनियों के द्वारा कंपनी में पैसे आए और उसके जरिए इन्होंने खरीदवाया। तो ब्लैक मनी वहां भी उपयोग किया और ब्लैक मनी फिर चुनावी चंदे के लिए भी अपार धन उनके पास आया। चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के निर्माण के समय चुनाव आयोग ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी, रिजर्व बैंक ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। बुद्धिजीवी जो समझते थे, आरबीआई के गवर्नर ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। जो इस बात को समझते थे, जिनके सामने ये मुद्दा आया, उन्होंने सबने ये कहा कि ये गलत है। लेकिन नरेंद्र मोदी माने नहीं, क्योंकि वो फंसे हुए थे, वो पैसे इकट्ठा किए हुए थे विदेशों में, उसे लाना था। मैंने कहा कि कई तरीके से, जैसे जीएसटी से भी, जैसे 2000 का नोट लॉन्च करके जो उन्होंने कमाया, ब्लैक मनी जो करेंसी में थी, क्योंकि सारी करेंसी वापस आ गई थी आरबीआई में, तो जो करेंसी में थी उसमें भी 5 लाख करोड़ के ऊपर पैसा कमाया। विदेशी चीन से पैसा लिया, अमेरिका से अंडरग्राउंड तरीके से मैं बोल रहा हूं, चीन के खुफिया एजेंसियों से या अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से या इजराइल की या विदेश की वो कंपनियां जो भारत के बाजार को कब्जा करना चाहती थी, उनसे भी अंडरग्राउंड तरीके से सारे पैसे, सारी ब्लैक मनी अब उन्हें भारत में लाना था और उसका उपयोग करना था। उन्होंने
जिस पैसे को लाना था लाया धीरे धीरे, उपयोग भी किया भारत के इंस्टीट्यूशन को अडानी के नाम करने में, यानी मोडानी के नाम करने में, यानी भारत की पूरी ताकत को एक मुट्ठी में कैद करना चाहते थे। वो जानते थे, वो चाहते थे कि पूरे देश में सिर्फ कुछ गुजराती माफियाओं का राज्य हो, फिर वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये उनका मानना था। क्योंकि जो उनके लिए काम कर रहे थे, ये उनके लिए काम कर रहे थे। अगर अडानी ब्लैक मनी को इंडिया में फॉल्स कंपनियां बनाकर ला करके चुनावी चंदे में दे रहा था, या दूसरी टेररिज्म की कंपनियां, या टेररिज्म से जुड़े लोग, या दूसरे देश जो भारत को तोड़फोड़ करके, भारत को कमजोर करके भारत के बाजार पर कब्जा करना चाहते थे, या जैसे चाइना जैसे देश जो भारत के बाजार पर कब्जा कर चुका है नरेंद्र मोदी के जरिए ही, वो सब जो पैसे थे वो भारत में ला करके अन्य तरीकों से, मैंने कहा कि पहले तो यूं ही अडानी दूसरे नंबर पर नहीं पहुंच गया, नरेंद्र मोदी ने उसी ब्लैक मनी का इस्तेमाल करके अडानी को दूसरे नंबर पर पहुंचाया। अडानी के पास क्या था? अडानी कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ फैक्ट्री, कुछ भी नहीं, अगर मुद्रा पोर्ट को छोड़ दिया जाए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सभी कंपनियों को, जैसे आज किंग है वो सीमेंट का, आज किंग है वो बिजली का, आज किंग है वो कोयला का, आज किंग है वो रोड का, आज किंग है वो एयरपोर्ट का, आज किंग है वो पोर्ट का। आप सोच लो। और ये सारे पैसे वही ब्लैक मनी है जो इस देश का था, आपका था, हमारा था, आम आदमी का था। अगर देश में सीधे आता तो नरेंद्र मोदी ने जो जुमला कह दिया, जुमला तो बाद में कहा, जब लगा कि इस पैसे से दूसरा का इस्तेमाल दूसरे तरीके से किया जाए देश को न दे करके, तब उसे जुमला कह दिया। पहले तो आपको वादा किया था, चाहते तो दे सकते थे, चाहते तो देश का बहुत विकास हो सकता था, लेकिन उनके मन में यह बात आ गई कि ये पैसे किसी को नहीं देने हैं। और उसके दो बड़े कारण थे। एक तो इतना बड़ा धन देख करके नरेंद्र मोदी शटक गए, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि उसमें ज्यादातर 80% गुजरातियों के ब्लैक मनी, अल्टीमेट ब्लैक मनी होल्डर उस समय गुजराती थे। तो अपने भाइयों को कैसे कैद करवा देते? आपको याद होगा कि जब पहले इन्होंने 2-3 आदमी का नाम सार्वजनिक कर दिया, बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा दे दिया, बोला हम नहीं किसी का नाम बताएंगे। और वो तीनों गुजराती थे, और तीनों का नाम दबाने में नरेंद्र मोदी को नानी याद आ गई थी। अब आप सोच लो कितना बड़ा था, कितना बड़ा है ब्लैक मनी का स्कैंडल। अब आते हैं इस बात पर, इलेक्टोरल बॉन्ड में नरेंद्र मोदी इस तरह से फंस गए हैं, पैसे जो ला करके अंडर, क्योंकि सीधे नरेंद्र मोदी फंसेंगे, क्योंकि 80% जो इलेक्टोरल बॉन्ड है खरीदा गया है, होगा, डेफिनेटली यही है, खरीदा गया होगा, खरीदा गया है, वो अडानी की कंपनियों द्वारा, अडानी द्वारा, या अडानी की फॉल्स कंपनियों द्वारा, अडानी द्वारा की फॉल्स कंपनियों द्वारा, या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऐसे लोगों द्वारा जो देश को छोड़कर भाग गए हैं पैसा लेकर के, और नरेंद्र मोदी ने उन्हें शेल्टर किया है, सेटल किया है दूसरे देशों में। लाने का तो उनका कोई इरादा ही नहीं, ये तो करेंगे ही नहीं, छोड़ दीजिए, वो तो उनको भेजा ही है। और पता ही होगा कि सारे फ्रॉडर और चोर सब मोदी के ज़माने में ही विदेश जाकर बसे हैं। उनको यहाँ दंडित करने से अच्छा था कि उनको ही वहाँ भेज दो और उन्हीं के जरिए उनको ही और पैसे दे दो ब्लैक मनी का, जो बाद में नरेंद्र मोदी को अंडरग्राउंड तरीके से देते रहे, इस्तेमाल करें। तो बहुत जहाँ भी मोबिलाइज कर सकते थे, वो व्हाइट मनी को भी ब्लैक किया, ब्लैक मनी को तो ब्लैक तो था ही, उसमें हिस्सेदारी ले ली। और उसी मनी को मैंने कहा कि अडानी को विकसित करने में 2 जगह उन्होंने फंड लगाया जम करके। कुछ भगवा दलालों को दिया पैसा जो इनके लिए नारा लगाते रहे। आपने देखा कि गलत तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन में भी कुछ दल्ले ऐसे थे जो इनके लिए नारा लगा रहे थे। उनको ये समझ नहीं कि क्यों कर रहे हैं, उनको ये ज्ञान भी नहीं है, उन्हें अध्यात्म का भी ज्ञान नहीं है। उस पर छोड़ दीजिए, कभी और बात करेंगे।
फिर इस ब्लैक मनी को नरेंद्र मोदी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लाए हैं और अपनी पार्टी को में लेके गए हैं और उस फंड को खर्चा कर रहे हैं, उसमें 80% अगर अडानी ने दिया है तो फिर अडानी कैसे बचेगा, सोच के दिखाइए। और ज्यादातर फॉल्स कंपनियां, सेल्स कंपनियां बनाकर, और यही केस अडानी के ऊपर चल रहा है। यही रिपोर्ट्स अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी यही रिपोर्ट आया है कि अडानी फ्रॉड कर रहा है, गोलमाल कर रहा है, अडानी मतलब ब्लैक मनी को मोबिलाइज कर रहा है, शेयर मार्केट को ऊपर नीचे ले जा रहा है। ये बहुत से आरोप जो लगे हैं वो आप सुन चुके हैं। उसके लिए संसद भी नहीं चलने दी, लेकिन नाम तक नहीं लेने दिया अडानी का। उसी की कीमत राहुल गांधी को अपनी सदस्यता चुकानी पड़ी, जेल जाना पड़ा, फिर छूटे, फिर आए, तो वो अलग इशू है, उस पर कभी और बात। तो जब अडानी और अडानी की फॉल्स कंपनियां 80% चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, और उस 80% जो खरीदा है उसमें से 90% या उससे भी ज्यादा 99% सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिया है, 1-8% किसी को दे दिया हो तो नहीं कहा जा सकता। जैसे ममता बनर्जी, मायावती, कुछ लोगों को जो आज काफी लिबरल हैं, काफी नीचे दबे हुए हैं, मोदी के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, उनको दिया होगा, उन पार्टियों को दिया होगा खरीदने के लिए, नेताओं को खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल किया होगा। अब आप सोच के बताइए कि जब सीधे अडानी सामने आएगा और अडानी फंसेगा तो मोदी कैसे बच पाएंगे? अब इस कनेक्शन से, यानी चुनावी चंदे वाले कनेक्शन से नरेंद्र मोदी अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। न अडानी का साथ छोड़ देंगे, अडानी से दूरी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कानूनन एज पर लॉ फैक्ट में भी नरेंद्र मोदी बच नहीं पाएंगे इस घोटाले से। यानी चुनावी चंदे के रूप में जो पैसा अडानी ने अगर दिया है फॉल्स कंपनियां बनाकर, उसका सीधा संबंध नरेंद्र मोदी से आएगा, क्योंकि अडानी को फिर बताना पड़ेगा कि उनके पास पैसा कहां से आया, क्योंकि अडानी को भी पैसा नरेंद्र मोदी ने ही दिया। ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया। अडानी फॉल्स कंपनियां बना करके भारत में अंडरग्राउंड तरीके से ले आया और उसका चुनावी चंदा कन्वर्ट करके, इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट करके नरेंद्र मोदी की पार्टी को दिया। सीधा संपर्क, सीधे कनेक्शन। अब यही दहशत और यही भय, यही डर पूरे आरएसएस में, पूरे भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों में समाया हुआ है। नरेंद्र मोदी बाहर से बड़ा नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे नेता भी चुपचाप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। गोदी मीडिया तो फिलहाल उन्हीं माफियाओं की है, वो तो नाम लेगी ही नहीं। अब कब तक इस बात को दबाकर रख पाएंगे? क्योंकि शायद 12-13 मार्च का ही सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है कि उतने के अंदर आपको सारी रिपोर्ट्स चुनाव आयोग को या सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी, जब और सार्वजनिक करनी पड़ेगी, जब देश का हर आदमी, बच्चा बच्चा ये जानेगा कि नरेंद्र मोदी ने देश से ठगी की है, धोखा दिया है, देश का ही पैसा, काला धन ला करके लोगों को देने की बजाय जुमला कह करके कह दिया, और उसी पैसे को अंडरग्राउंड तरीके से लाकर अपनी पार्टी को दिया, भगवा दलालों को दिया, अडानी को नंबर 2 पर पहुंचाया। जब ये सारे पर्दाफाश हो जाएंगे इसी एक वर्डिक्ट से, इसी एक निर्णय से, सुप्रीम कोर्ट के इसी एक फैसले से, मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चुनावी चंदे के बारे में जो आया है, नरेंद्र मोदी की राजनीति पर, मतलब क्या कहेंगे उसको, ब्लैकलिस्ट का मोहर डाल दिया है। यानी नरेंद्र मोदी की राजनीति तो नहीं चलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी को बचाने जाएगी तो
खुद पार्टी भी बैन हो जाएगी भारत में। नरेंद्र मोदी से आरएसएस पहले से ही खफा है, खास करके गुजरात लॉबी जो उन्होंने तैयार किया, गुजरातवाद उन्होंने पनपाया देश में, अडानी के ऊपर सारे खर्च किए, अडानी अंबानियों के ऊपर, और पूरा विकास जो है मोड़ दिया गुजरात की ओर। इससे पहले से ही लोग खफा है, बड़े नेता और आरएसएस के लीडर्स पहले से ही खफा हैं या समझते हैं, जानते हैं, बोल नहीं रहे हैं सामने से, क्योंकि आफ्टर ऑल जो सपना आरएसएस ने देखा था वो अब खत्म होने वाला है। यानी अब फिर से सत्ता एक बार आरएसएस के हाथ से फिसलने वाली है, बीजेपी के हाथ से फिसलने वाली है। अब रही बात, तो नरेंद्र मोदी तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का टिकट काटना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे फंसे कि आरएसएस और बीजेपी को मजबूरन नरेंद्र मोदी का टिकट काटना पड़ा। बाहर से जो भी दिखाएं भूल जाइए। अंत में नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते रहेंगे, अगर बाहर रहे, अगर मतलब तो प्रचार करते रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो पाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरे किसी को सामने करके ही लड़ने का विकल्प बचा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कानूनी पचड़े में भी फंसेंगे, कानूनी शिकंजा भी उन पर कसा जाएगा, कसेगा। और कम से कम इस निर्णय के बाद 13 तारीख के से पहले जब सारे रिपोर्ट्स चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के जरिए सार्वजनिक हो जाएंगे, उस समय नरेंद्र मोदी भारत में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए सीधी सी बात है, छुपाए चाहे जितने देर तक, नरेंद्र मोदी का टिकट कट चुका है। काटने के लिए निकले थे टिकट नितिन गडकरी और राजनाथ का, और उनका खुद का टिकट सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया। द इंड, राजनीति से नरेंद्र मोदी का द इंड हो चुका है। वैसे भी नरेंद्र मोदी अगर नियमानुसार जिस नियम को उन्होंने बनाया और दिखाया कि 70 साल के बाद लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, उसको उनको खुद ही चले जाना चाहिए, लेकिन वो इतने ढीठ हैं, मतलब कोई नैतिकता तो उनमें है नहीं, लाज शर्म तो है नहीं, तो इतने ढीठ हैं तो ऐसा नैतिक रूप से तो करेंगे नहीं। उन्हें ढकेल कर ही मार्गदर्शक मंडल में भेजना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, और ये काम आरएसएस और सब लोग मिलकर करेंगे। नरेंद्र मोदी को खुद जाएंगे, वो खुद ही ये निर्णय लेंगे कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ेंगे, और लड़ने की कोशिश करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट रोकेगा, चुनाव आयोग रोकेगा, क्योंकि अब वो सीधे आरोप में फंसेंगे। अब बात, मैं जिस समय अडानी पर आरोप लग रहे थे उस समय मैं खुलकर यह बात बोल रहा था कि आरोपी अडानी नहीं, आरोपी नरेंद्र मोदी हैं, और इसलिए अडानी के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। अडानी को नहीं बचा रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं। और उनके छोटे भाई यानी अरविंद केजरीवाल ने सीधे कह दिया था कि 20% की हिस्सेदारी है अडानी की, बाकी सब वहां का जो भी है वो तो नरेंद्र मोदी का है। तो लबोलुआब ये है मेरे दोस्त कि अडानी का टिकट, अरे माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी का टिकट कट चुका है। अगला चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब देश किस ढंग से चुनाव लड़ता है, कैसे लड़ता है, बाकी और जो निर्णय आने वाले हैं, जो होने वाला है, उसके बाद समझ में आएगा आगे क्या होगा। अगर ईवीएम पर बैन लगा, ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो 30-40 सीटों के बीच रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी, यही उसका अस्तित्व बचेगा। इतना बड़ा स्कैंडल सामने आने के बाद कम से कम उन लोगों की तो आंखें जरूर खुल जाएंगी जो 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर के 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं, जो बेरोजगार देश में नौकरी मांगने के लिए घूम रहे हैं और नहीं मिल रहा है तो इजराइल जैसे युद्ध क्षेत्र में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, और जो बॉर्डर पे इस समय बैठे हैं नरेंद्र मोदी के आंसू के गोले और गोली और छर्रे खा रहे हैं।